नमस्कार। डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एकदम नई और फ्रेश कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाले आदित्य और निधि के बीच में कब प्यार पनपा और कब परवान चढ़ा, उन्हें पता ही नहीं चला। अब हालत ये है कि दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते हैं, मगर अपने देश से दूर रहकर भी वे दोनों अपने संस्कारों से दूर नहीं हो पाए। तभी तो आजाद विचारों और पश्चिमी सभ्यता वाले देश में रहकर भी वे अपने प्यार को पाक साफ बनाए रखे हुए हैं। वे दोनों चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स अमेरिका आकर उनके साथ रहे, मगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं। हालांकि वे दोनों ही अपने पेरेंट्स को रोज फोन करके उनकी खोज खबर लेते रहते हैं, मगर जब भी उन दोनों को मुंबई के लोखंडवाला में घटी घटना की याद आती है तो उनको डर और दहशत सी हो जाती है। और क्यों ना हो, वो घटना थी ही इतनी दर्दनाक कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक बुजुर्ग महिला जिसका बेटा विदेश में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो पारिवारिक सुख की। इसीलिए वह औरत अपने अकेलेपन के साथ घुट घुट कर जी रही थी। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद जब नौकरानी काम पर लौटी और काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, फिर पड़ोसी और पुलिस की मदद से दरवाजा तोड़कर फ्लैट में प्रवेश किया। देखा तो उस बुजुर्ग महिला की सड़ी गली लाश फर्श पर पड़ी है। इस घटना से सबक लेकर आदित्य और निधि फौरन शादी करने का फैसला करते हैं, ताकि उस बुजुर्ग महिला की तरह उनके पेरेंट्स अकेले न पड़ जाए। आदित्य तुरंत अपने पिता सुधाकर सिंह को फोन लगाकर कहता है, हेलो पा। उसकी बात काटकर सुधाकर सिंह फोन पर कहते हैं, आदि, कितनी बार तुमको समझाया कि पूरा पापा शब्द कहा कर, यह आधा अधूरा पा शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। आदित्य कहता है, आपने भी तो मुझे बाप का आधा अधूरा प्यार दिया है। यह सुनकर सुधाकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी आदित्य बोलता है, ना कभी डांटा ना कभी मारा, सिर्फ और सिर्फ प्यार किया है। कहते हुए आदित्य हंस पड़ता है। फिर वह एकाएक गंभीर होकर कहता है, अपार्ट फ्रॉम जोक, पापा, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। आदि, मुझे लगता है कि या तो तेरी तबीयत खराब है या मैं दिन में सपने देख रहा हूँ, सुधाकर सिंह बोल पड़ते। फिर आदित्य भी नोक झोंक पर उतर आता है। उसकी बातें सुनकर बगल में बैठी निधि हैरान होती है कि बाप बेटे इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। खैर, आदित्य सुधाकर सिंह को निधि और अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी मां प्रतिज्ञा से मिलने के लिए कहता है। इधर प्रतिज्ञा भी अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़ी उत्साहित हो जाती है। वह खुशी खुशी अपने परिचित मशहूर ज्योतिषी पंडित विश्वनाथ को दोनों की कुंडलियां दिखाती है और शादी के शुभ मुहूर्त के बारे में पूछती है। पंडित जी दोनों की कुंडलियों को देखकर कह देते हैं कि आदित्य और निधि की शादी कभी नहीं हो सकती है। यह सुनकर प्रतिज्ञा अवाक रह जाती है। उसके सारे सपने पल भर में चूर चूर हो जाते हैं। पंडित जी की सांत्वना भी उसके बहते आंसुओं को रोक नहीं पाती है। मगर जब सुधाकर सिंह का फोन आता है तो वह एकाएक खुश हो जाती है। उसको ऐसा लगता है जैसे वह अपनी चीता पर से उठकर बैठी है। वह अपने आप से बड़बड़ाती है, लोग सही कहते हैं कि बाबाओं और ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब लड़का लड़की और उसके घर वाले राजी हैं, तब ये शादी क्यों नहीं हो सकती है। प्रतिज्ञा सुधाकर सिंह के आवभगत की पूरी तैयारी करती है। आखिर होने वाले दामाद के पिता जो आने वाले हैं, सुधाकर सिंह ढेरों
मिठाइयाँ और फल लेकर प्रतिज्ञा के घर पहुँचते हैं। जैसे ही प्रतिज्ञा दरवाज़ा खोलती है और सुधाकर की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, वे एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। वे चाहकर भी घर में कदम नहीं रख पाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से उनका दिल बैठने लगता है और वह पत्थर की मूर्ति बनकर बाहर ही खड़े रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रतिज्ञा का भी होता है। उसके दिलो दिमाग में अतीत की यादों का बवंडर चलने लगता है। उसको अपनी और अपनी बेटी की खुशियों के खोने का डर सताने लगता है। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह सुधाकर सिंह को भीतर आने के लिए भी कह नहीं पाती है। मगर थोड़ी ही देर में आशंकाओं के बादल छटने लगते हैं और अतीत के खुशगवार लम्हे टिमटिमाने लगते हैं। दोनों की आंखों में बसी बरसों पुरानी तस्वीरें हकीकत के आईने में थोड़ी सी अविश्वसनीय हो जाती है। बीते वक्त ने उनके चेहरों के चार्म को चुरा लिया है। अब तो पहचान के चंद अक्स ही तो बचे हैं। फिर भी मन की आंखें पहचानने में धोखा नहीं खाई। एक बार फिर उनके दिलों में उठी कभी खुशी कभी गम की लहरें उनको अतीत में बहा ले जाती है। उनको उनके बिताए हुए पल याद आते हैं, मगर जल्द ही वे दोनों अपनी भावनाओं को काबू में करके औपचारिक बातें करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अनचाहे ही सुधाकर सिंह के मुंह से निकल जाता है, प्रतिज्ञा, तुम कितनी बदल गई हो। प्रतिज्ञा भी तपाक से बोल पड़ती है, तुम भी तो बहुत बदल गए। सुधाकर गहरी सांस लेकर कहते हैं, मुझे लगता है कि पुराने जख्मों को कुरेद के और ज्यादा दुखी होने की बजाय इसे नियति का खेल समझकर हमें भूल जाना चाहिए और बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। प्रतिज्ञा भी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों अतीत के भंवर से निकलकर शादी की तैयारियों में अपने आप को झोंक देते हैं ताकि पुरानी यादों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। मगर शादी की तैयारियों और रस्मों के चक्कर में अक्सर उनका आमना सामना हो जाता है। तब अनचाहे ही साथ बिताए खुशनुमा पल याद आ जाते हैं। तब उनके पुराने जख्म फिर से रीसने लगते हैं और दोनों के दिलों में दर्द भरी टीसें उभर आती है। बमुश्किल वे इस त्रासदी से निकल आते हैं। फिर वे खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इस तरह उनके भीतर चल रहे ज्वार भाटे का अंदाजा दूसरों को नहीं लग पाता, मगर अपनों की आंखें ज्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रह पाती है। भारत आ चुके आदित्य और निधि की आंखें उनकी मुस्कुराहटों के पीछे छुपे दर्द का एहसास करने लगती है। इसलिए वे अपनी तरफ से जानने की कोशिश करते हैं, मगर सुधाकर और प्रतिज्ञा बहाने बनाते हुए टाल जाते हैं। प्रतिज्ञा मदद के लिए अपनी बड़ी बहन सुधा को भी बुला लेती है। संस्कारी निधि सुधा मौसी को वही मान सम्मान देती है जो वह अपनी माँ को देती है। सुधा भी उसको अपनी बेटी की तरह बहुत लाड़ प्यार करती है। इस दौरान कभी कभी सुधा की आंखें नम हो जाती है। एक बार निधि उस बारे में उनसे पूछती है तो सुधा हड़बड़ा जाती है, मगर प्रतिज्ञा झट से कह देती है, लड़कियों के मायके वाले उसी दिन से रोने लगते हैं जिस दिन शादी तय हो जाती है। इसीलिए तो शादी वाले घरों में गाने बजाने का कार्यक्रम होता है। निधि खुश होकर सुधा के गाल पकड़ती हुई उसे सांत्वना देती है, मगर उसकी सांत्वना सुधा के दर्द को और बढ़ा देती है। यह देखकर प्रतिज्ञा तनाव में आ जाती है कि नियति एक बार फिर उनकी जिंदगी में कोई नया खेल ना खेल दे। उसे नहीं पता कि नियति ना सिर्फ उसके साथ बल्कि सुधाकर सिंह के घर में भी अपना खेल शुरू कर चुकी है। सुधाकर सिंह अपने दिवंगत दोस्त और उनकी पत्नी की हार लगी तस्वीर के सामने भावुक होकर कह रहे हैं, चंदन, अमृता भाभी, आज आप दोनों की कमी बहुत खल रही है। आप लोगों के बिना मेरी हर खुशी अधूरी लग रही है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आदि की शादी बड़े धूमधाम से हो। अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर देना।
आदि और बहू निधि को ढेर सारा आशीर्वाद देना, ताकि उन दोनों की नई दुनिया सदा खुशियों से आबाद रहे। तभी कुछ गिरने और टूटने की आवाज आती है। सुधाकर पलट कर देखते हैं। आदित्य अवाक सा खड़ा दिखता है और फर्श पर नए फ्लावर वास के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वो डर जाते हैं कि कहीं आदित्य ने उनकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। वे कुछ कह पाते उसके पहले ही आदित्य फोटो की तरफ इशारा करके कहता है, पा, आप वाकई महान हैं। अपने दोस्त को मरने के बाद भी इतना सम्मान देते हैं। सुधाकर उदास सा कहते हैं, हम लोग सुख दुख के साथी थे, इसलिए आज इस खुशी के मौके पर उनकी बहुत याद आ रही है। आज वे जिंदा होते तो कितना खुश होते, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। वे लोग आज होते तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा आशीर्वाद देते। सुधाकर की बातों से आदित्य बहुत भावुक हो जाता है और सुधाकर के सीने से लग जाता है। सुधाकर सिंह राहत की सांस लेते हैं। फिर दोनों सामान्य होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर निधि के घर पर भी इस मंगल घड़ी में कुछ अमंगल सा होने लगा है। निधि अपनी माँ और सुधा की कुछ आधी अधूरी बातें सुन के सोच में पड़ जाती है। वह सुधा से इस बारे में पूछताछ करती है, पर सुधा भी बहाने बनाकर टाल देती है। इन बातों से प्रतिज्ञा बहुत तनाव में आ जाती है और अपने आप से बड़बड़ाती है, हे भगवान, उस ज्योतिषी की करी भविष्यवाणी कहीं सच तो नहीं होगी। इधर सुधाकर के घर पर खुशी का माहौल है। सुधाकर सिंह अपने दोस्तों के साथ किसी न किसी बहाने रोज ही शराब पार्टी करते रहते हैं। आज भी शराब पार्टी चल रही है। उनके सभी दोस्त बहुत खुश है और पीते हुए खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर उनका एक दोस्त यशवंत कुछ उदास सा है। यह देखकर सुधाकर उसको छेड़ने के बहाने कहते हैं, लगता है यशवंत मेरे बेटे की शादी से खुश नहीं है, तभी तो मुंह लटकाए बैठे हैं। यशवंत भर्राई आवाज में कहता है, शादी से तो बहुत खुश हूं, लेकिन तेरी बर्बादी का क्या? सब पूछते हैं, मतलब? यशवंत कहता है, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे प्रतिज्ञा के प्यार में रोज मरते देखा है। उसको टोकते हुए सुधाकर कहते हैं, इस खुशी के मौके पर तू ये क्या बातें कर रहा है? यशवंत कहता है, यार, तू बाद में भले ही मुझे 10 गाली दे, पर अभी कहने दे, कितना प्यार था इन दोनों में, ये सिर्फ मैं जानता हूं। यशवंत की बातें दीवार की आड़ में खड़ा आदित्य सुन लेता है। वो वहां किसी काम से आया था। यशवंत की बातें सुनकर आदित्य को बहुत सदमा लगता है। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, पर जल्द ही संभल जाता है और वहां से निकलकर निधि को फोन लगाकर फौरन मिलने के लिए कहता है। निधि और आदित्य कार में जा रहे हैं। आदित्य की बातों से कुछ पल के लिए निधि की हालत जिंदा लाश की तरह हो गई है। वह अचानक जोर से चीखती है। आदित्य घबराकर अचानक कार के ब्रेक लगाता है। निधि कार से उतरकर कार से थोड़ी दूर जाकर जोर जोर से गला फाड़ कर रोती है। उसका गुब्बार निकलने के बाद आदित्य उसको शांत करता है। फिर वे दोनों घर वापस आते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी के कपड़ों की खरीदारी की बात चलती है तो आदित्य कहता है, पा, जैसी ड्रेस मेरी होगी वैसी ही ड्रेस आपकी भी होगी। यह सुनकर सुधाकर हंसते हुए कहते हैं, आदि, शादी की खुशी में बोरा गया है क्या? ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है। आदित्य उनकी बात काट कर कहता है, पा, मैं इस शादी को यादगार शादी बनाना चाहता हूं, इसलिए मेरी ही चलेगी। सब वही करेंगे जो मैं कहूंगा। इधर निधि भी सबसे वही कहती है। बच्चों की जिद के आगे सब हार मान लेते हैं। आदित्य और निधि अपने हिसाब से शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। शादी के मौके पर जब सुधाकर और प्रतिज्ञा दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर आते हैं तो सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। कई लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं तो कुछ लोग दबी जुबान में
व्यंग भी करते हैं। जब सुधाकर और प्रतिज्ञा एक दूसरे को देखते हैं तो अनचाहे ही उनके दिलों में एक टीस सी उभरती है। फिर भी वे अपने भावों को छुपा लेते हैं। तभी माइक पकड़ा नौजवान एंकर आदित्य और निधि की मोहब्बत, खूबसूरती और खुशनसीबी के बारे में लच्छेदार बातें कहने लगता है। तभी पंडित जी शुभ मुहूर्त का हवाला देकर दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाने के लिए कहते हैं। सुधाकर आदित्य की तरफ और प्रतिज्ञा निधि की तरफ देखती है, मगर वे दोनों शादी के मंडप में जाने की जगह मंच पर जाते हैं। आदित्य माइक लेकर कहता है, अटेंशन प्लीज। मुझे और निधि को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। तभी दूसरे माइक पर निधि भी खुशी से कहती है, यह जानकर आप सभी को आश्चर्य जरूर होगा कि मेरी और आदित्य की शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी लोग अवाक रह जाते हैं। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करते हैं, ये दोनों पगला गए हैं। तभी भीड़ में खड़े ज्योतिष विश्वनाथ कहते हैं कि मैंने तो आदित्य और निधि की कुंडली देखते ही निधि की मां प्रतिज्ञा से साफ कह दिया था कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है, मगर आजकल लोग अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। हैरान परेशान सुधाकर और प्रतिज्ञा भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस बीच लोगों में नाराजगी भरी कानाफूसी बढ़ जाती है। तभी निधि माइक पर कहती है, माय डियर गेस्ट्स एंड वेल विशर्स, शादी तो होकर रहेगी और वो भी धूमधाम से होगी, लेकिन आदित्य और मेरी नहीं। बल्कि तब तक आदित्य माइक पर बोल पड़ता है, मेरे पापा मिस्टर सुधाकर सिंह। और एक बार फिर निधि बात काट कर कहती है, और मेरी माँ प्रतिज्ञा की शादी होगी। एक बार फिर सारे मेहमान हैरान और परेशान होकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि अमेरिका में रहकर आदित्य और निधि का दिमाग खराब हो गया है। सुधाकर गुस्से में मंच की तरफ बढ़ते हैं तो उनके दोस्त यशवंत उनको रोक देते हैं। प्रतिज्ञा के गुस्से को सुधा शांत करती है। इस दरमियान एक बूढ़ी औरत नाराजगी से खड़ी होती है और चिल्ला कर कहती है, तुम लोग ये क्या तमाशा कर रहे हो? शादी ब्याह को गुड्डा गुड्डियों का खेल समझ रखा है। आदित्य माइक पर कहता है, दादी जी, मेरे पापा सुधाकर जी और निधि की मम्मी प्रतिज्ञा आंटी अपने कॉलेज के दिनों से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन नियति को तब नामंजूर था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। हम उन दोनों की औलादें हैं। अब आप ही बताइए, भाई बहन की शादी कैसे हो सकती है? तभी यशवंत आदित्य के हाथ से माइक छीन लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों की भी शादी होगी और आज ही होगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत फिर से चिल्ला पड़ती है, यशवंत, तुम सठिया गए हो या तुम्हारी मति मारी गई है? तुम भाई बहन की शादी करवाओगे? और फिर लोगों का आक्रोश बढ़ता है। तब आदित्य यशवंत से कहता है, अंकल, आप ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? यशवंत कहता है, बेटा, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बल्कि कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। तुम सुधाकर के बेटे नहीं हो, बल्कि तुम उनके बेस्ट फ्रेंड चंदन के बेटे हो। चंदन और भाभी मतलब तुम्हारी माँ कार एक्सीडेंट में मारे गए। तुम बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। चंदन के सारे सगे संबंधी उनके प्रेम विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। सुधाकर ने पैसा पानी की तरह बहाया और तुमको मौत के मुंह से निकाला। तेरे लिए माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया। तुम्हारा प्यार बट ना जाए इसलिए उसने शादी भी नहीं की। यह सुनकर सभी लोग अवाक रह जाते हैं। इस दरमियान सुधा भी निधि के हाथ से माइक लेकर कहती है, निधि,
प्रतिज्ञा की नहीं, मेरी बेटी है। मेरी दो बेटियों को मेरी फैमिली ने कन्या भ्रूण हत्या की बलिवेदी पर चढ़ा दिया था। मैं बदनसीब माँ अपनी बेटियों को नहीं बचा पाई। निधि जब पेट में आई और टेस्ट में मालूम हो गया तो इसको भी मारने की प्लानिंग मेरे घर वालों ने कर ली, मगर प्रतिज्ञा ने मेरी लाडली को बचा लिया। इतना कहती हुई सुधा फूट फूट कर रोती हुई वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है। प्रतिज्ञा और निधि उसको संभालती है। वहां पर मौजूद सभी मेहमान नम आंखों से खड़े होकर तालियां बजाते हैं। फिर शादी की तैयारी होती है। मंत्रोच्चारण के बीच झिझकते सुधाकर को आदित्य और यशवंत मंडप में लाते हैं। सुधा और निधि प्रतिज्ञा को मंडप में बिठाती है। शादी के बाद वे दोनों दुल्हन बनी प्रतिज्ञा की विदाई करती है। फिर निधि सुधा के सीने से लगकर रोने लगती है। दोनों की आंखों से लगातार बहते आंसुओं को देखकर आदित्य मजाक से कहता है, थोड़े से आंसू अपनी विदाई के लिए भी बचा लो निधि। यह सुनकर निधि नाराजगी से आदित्य की तरफ पलटती है और पास जाकर प्यार से उसको धप मारती है। आदित्य हंसते हुए उसको अपनी बाहों में भर लेता है। इधर ज्योतिषी पतली गली से कब गायब हो गया, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई फ्रेश कहानी के बारे में आपको पहले ही पता चले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।